Hello everyone, welcome to EduChats. So today we are going to revise the relation between economics and politics in education as well as the policies, how the policies help education to grow. ठीक है? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग पॉलिसीज के बारे में, रिलेशन बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन. व्हाट इज अ पॉलिसी? जब हम कहते हैं कोई भी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन नॉलेज, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज बनते हैं, हर फील्ड में पॉलिसी बनता है. ठीक है, तो पॉलिसी क्या होता है बेसिकली? So policy is a deliberate system of principles to guide decision and achieve rational outcomes. यानी कि ये जो पॉलिसी होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जिस प्रिंसिपल के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं और हम अपने आउटकम्स यानी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. ठीक है, सो इट इज अ डेलिबरेट सिस्टम. ठीक है, यानी कि सोच समझ कर हम ये सब करते हैं. Educational policies are intended to govern the operation of education system. ये जो पॉलिसीज होते हैं, दे आर इंटेंडेड टू गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम. यानी कि हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज क्या करते हैं? जैसे पॉलिसी किसी भी डिसीजन लेने में या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, वैसे एजुकेशनल पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, मदद करने के लिए, इसको चालू रखने के लिए ये मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पॉलिसी में कहा गया है कि 10+2+3 स्ट्रक्चर कहा गया था, उसको लागू किया गया और उस हिसाब से एजुकेशन को ऑपरेट करा गया. अब कहा जा रहा है 5+3+3+4 का सिस्टम आएगा, ये पॉलिसी के अनुसार है, तो वो उस हिसाब से हम हमारा जो डिवीजन रहेगा, जो स्कूलिंग सिस्टम रहेगा, वो 5+3+3+4 सिस्टम में बदल जाएगा. यानी कि पॉलिसी जैसे आपको कहेगा, गाइड करेगा, वैसे आप अपने एजुकेशन को चलाओगे. वैसे 1 ईयर बीएड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स के लिए 2 ईयर्स का, और जो लोग ट्वेल्थ कंप्लीट करेंगे यानी जो स्कूलिंग कंप्लीट करके आएंगे, हायर सेकेंडरी कंप्लीट करके आएंगे, उन लोगों के लिए 4 साल का बीएड रहेगा. ठीक है, तो ये सिस्टम है. दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग रूल एंड प्रोसीजर टू क्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर लर्निंग. यानी कि ये जो पॉलिसीज होते हैं, ये आपके लिए रूल्स, प्रोसीजियर्स, प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स आपके लिए फिक्स करता है. यानी पॉलिसी आपके लिए एक गाइड होता है, पॉलिसी आपको मदद करता है. पॉलिसी इज द टॉर्च बियरर. ठीक है, जैसे अंधेरे में आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके सामने अगर कोई टॉर्च लेके चल रहा है, यानी कि टॉर्च दिखा रहा है आपको किधर जाने के लिए, तो आप जा रहे हो. सिंपली जब आप गाड़ी चलाते हो रात में, तो गाड़ी में हेडलाइट होता है, हेडलाइट आपको दिखाता है कि आगे गड्ढा है कि आगे मतलब क्या है. ठीक है, जो आपको दिख रहा है उस हिसाब से आप क्या करते हो, मतलब कि आगे बढ़ते हो. जहां आगे लगा कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे कोई दुकान है, यहाँ पे टर्निंग है, तो आप उस हिसाब से मतलब अपना गाड़ी जो है वो ब्रेक करते हो या तो गाड़ी घुमा लेते हो. इसका मतलब है वो जो टॉर्च लाइट है जो आपको दूर का दिखा रहा है कि आगे क्या है, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए पॉलिसी है. इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? आज थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, तो शायद थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हो सकता है, बट लेट मी चेक कि अगर मेरा वॉइस क्लियर है सबको. एक बार बता दीजिए, इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ओके, ओके देन, ठीक है. ठीक है फिर, तो यहां तक हमने क्या देखा? ओके गुड. यहां तक हमने देखा व्हाट इज पॉलिसी, तो आपके दिमाग में पॉलिसी सेट हो गया. देखिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि चलो रैपिडली सारा का सारा पढ़ लेते हैं फिर से रट्टा लगा देते हैं, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है. रिवीजन वो होता है जब आप दिमाग से स्ट्रांग बन जाते हो इस कॉन्सेप्ट पर. यानी कि पॉलिसी क्या है वो आप समझ गए हो. अभी पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक बार यस लिख दो अगर पॉलिसी समझ में आ गया तो. बाकी आगे जो पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, अभी मैंने समझाया था पॉलिसी क्या होता है और एजुकेशनल पॉलिसी क्या होता है. अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, एजुकेशनल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? सोच के देखिए. यस, वेरी गुड. सोच के देखिए, वही अभी जो मैंने बताया कि एजुकेशन को रेगुलेट करना होता है. देखिए, इंडिया भर में चाहे आप कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम ले लो, अपने स्टेट का ले लो, अपने मतलब देश का ले लो, एजुकेशन सिस्टम को गाइड करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो सही है. और वो पॉलिसी में होता क्या है? होता यह है कि प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, एलिमेंट्री स्कूलिंग, वैसे आपका
हायर एजुकेशन, ठीक है, टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सबके लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए, उसे एफिलिएट करने में, उन्हें सर्टिफाई करने में, ठीक है, मदद करता है। तो ये पॉलिसी ऑब्वियसली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए रहेगा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इज टू फाइंड सफिशिएंट प्लेस टू मीट करंट एंड फ्यूचर पेरेंटल डिमांड फॉर एजुकेशन। देखिए पेरेंटल डिमांड क्या होता है, आपने देखा होगा बचपन में, मतलब आपके बचपन में और उससे भी 10 साल 15 साल पहले पे चले जाइए, पेरेंट्स का डिमांड क्या था कि सर जी, मतलब मास्टर जी के पास जाएंगे, बोलेंगे मास्टर जी जो भी नहीं होता है पढ़ाई ना, मैथमेटिक्स नहीं हो रहा है, इंग्लिश नहीं हो रहा है, साइंस नहीं हो रहा है, हिस्ट्री याद नहीं रह रहा है, तो फिर क्या करना है उसको, बस आंख और कान ये दोनों छोड़ दीजिए, बाकी आप जितना मार सकते हो और पढ़ाई निकाल सकते हो, यानी कि आप कैसे भी करो पढ़ा दो बस, ठीक है। उस जमाने में क्या था कि बस नौकरी लायक हो जाए, ठीक है, बस नौकरी लायक हो जाए आपके, मतलब गांव में अगर आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट डिवीजन ला रहे हो, तो फिर बहुत ही गर्व से, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 20-25 साल पहले, गर्व से कहते थे। उससे भी 20 साल पहले, यानी आज से 40 साल 30 साल पहले, अगर कोई भी मतलब 10th क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का कोई मतलब नहीं, अगर इतना कर देता है तो पेरेंट्स बहुत खुश, गांव में पूरा खुश, गांव में आपका नाम भी रोशन हो जाता है, पेपर में भी आ जाता है, फिर न्यूज बन जाता है। अगर ग्रेजुएट हो गए तो फिर तो मतलब ब्लॉक में शायद कलेक्टर जैसा फील होगा आपको, ठीक है। तो पेरेंट्स का डिमांड क्या था, बस मेरा बच्चा 10th क्वालिफाई कर जाए, फिर कहीं ना कहीं पे नौकरी में लग जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए उसको। लेकिन आजकल क्या है, बचपन से ही वो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट बनेगा, या तो बड़े बड़े फिल्म करेगा, या तो डांसर बनेगा, या तो क्रिकेटर बनेगा। मतलब बचपन में ही बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि बच्चा जितना छोटा, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताना मुझे टाइम मिले तो, क्या होता है कि बच्चे जो, मतलब बच्चे अपना जो बैग, कहते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, बट पीपल, मतलब चिल्ड्रन आर बर्डन विथ डिफरेंट टास्क। अभी देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस एक छोटा सा जो मैं देख रहा हूं वो ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं। हम कह रहे हैं कि पढ़ाई का बर्डन कम कर देंगे, यानी बैग का साइज छोटा हो जाएगा पढ़ाई में, लेकिन जब वो क्लास खत्म करके घर जाता है तो उसके पापा मम्मी क्या करते हैं, इतना बड़ा सा बैट पकड़ा के, इतना बड़ा सा किट बैग जिसको कहते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इतना बड़ा बोझ उसको पकड़ा देते हैं और वो छोड़ देते हैं कहाँ पे, क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर पे। तो बताइए, यहां से बर्डन घटा रहे हैं, वहां से वजन बढ़ा रहे हैं। यानी कि वो खेलने जा रहा है तो भी ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो कर रहा है, फिटिंग मतलब फिट एंड फाइन रहने के लिए ठीक है, लेकिन कि वो क्रिकेटर बनने के लिए वहां पे जा रहा है, ठीक है, वो बन भी गया। फिर शाम को एक बड़ा सा गिटार, उससे मतलब बच्चा जितना साइज का होता है उससे डबल साइज का बैट होता है, उसके डबल साइज का एक गिटार होता है, गिटार पकड़ के शाम को जाता है क्लास करने के लिए, यानी कि वो गिटार भी सीखेगा, वो ऑलराउंडर बन जाएगा, ठीक है, वो भी बात सही है। फिर रात को एक आर्ट टीचर आते हैं, इतना बड़ा चार्ट पेपर लेकर के आर्ट भी सीखेगा, यानी वो सब कुछ सीखेगा। अब बताइए हम लोग उसे लर्निंग विदाउट बर्डन सिखा रहे हैं या क्या सिखा रहे हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन लोगों को एक जमाने में क्या था, मतलब कि बच्चा बस क्वालिफाई कर जाए, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, पेरेंटल डिमांड इज समथिंग डिफरेंट। पहले जैसे कि बचपन से ही पापा मम्मी ऑलरेडी सपना देख चुके हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, या तो आईएएस बनेगा, या तो साइंटिस्ट बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा, मतलब दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। अब मेरा पॉइंट ये है कि एजुकेशनल पॉलिसी शुड मीट द कंकरेंट पेरेंटल डिमांड, यानी कि पेरेंटल डिमांड दिन ब दिन चेंज हो रहा है। देखिए उस टाइम में जो मैंने कहा, सिर्फ क्वालिफाई कर जाए जॉब कर ले वो बड़ी बात है, चाहे वो पियोन का हो चाहे ऑफिसर का हो। लेकिन आज क्या है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, बहुत कम ये सोचते हैं जो टीचर बनेगा, बहुत कम ये सोचते हैं कि कहीं पे जाके फार्मासिस्ट बनेगा, बहुत कम ये सोचते हैं कहीं पे नर्स बनेगा, बहुत कम सोचते हैं कहीं पे क्लर्क बनेगा। कोई क्लर्क बनना ही नहीं चाहता, अपने बच्चे को कोई बनाना ही नहीं चाहता, वो चाहते बड़ा बड़ा नाम बनाए बस, ठीक है। इसका मतलब है पेरेंटल डिमांड हैज बिन डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर्स एंड इट इज गोइंग टू बी इवॉल्व ओवर द ईयर्स, आगे भी बढ़ेगा, उससे आगे और भी बढ़ेगा। जैसे कि आपने, मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है कि एक आईएएस ऑफिसर है जिनका एक फेसबुक पेज है, वहां पे एक मदर है जो, मतलब एक माता जी उनसे पूछ रहे हैं कि सर 5th क्लास में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अभी बताइए मुझे यूपीएससी के लिए कौन सा बुक अभी से पढ़े। इसका मतलब क्या है,
वो बच्चा नहीं चाहता कि सिविल सर्वेंट बने, लेकिन उसकी मम्मी चाहती है कि उसे सिविल सर्वेंट बनाए। अब देखिए पेरेंटल डिमांड क्या हो रहा है, सोच देखिए, थिंक अबाउट देयर थिंकिंग, कि सोच क्या है। तो पॉलिसी उस तरीके से बनेगा जो पेरेंटल डिमांड रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स डिमांड इज अनदर बैकबोन फॉर द चाइल्ड, क्योंकि बच्चा वही करता है जो मम्मी पापा चाहते हैं, ठीक है। To offer a meaningful and relevant learning experience in all schools which will benefit all students। यहाँ पे मीनिंगफुल एंड लर्निंग रेलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा जा सकता है और करना चाहिए। मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी में जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं वो सिर्फ मतलब बुकिश नॉलेज नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपका एजुकेशन है, या फिर जो करिकुलम में पढ़ाया जाता है वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। करिकुलम इज नॉट नॉट ओनली द बुकिश थिंग्स बट ऑल्सो द टोटालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। सो वट एवर द टीचर is providing to the student is a kind of experience, so whatever the learner is learning is experience। तो अभी वो चाहे डिसिप्लिन सीखे, चाहे वो किताबी नॉलेज सीखे, चाहे वो ह्यूमैनिटी सीखे, चाहे वो मतलब गाना सीखे, चाहे वो नाचना सीखे, जो भी सीखे वो सब कुछ एक्सपीरियंस होता है। एजुकेशन पॉलिसी चाहता है कि आप बच्चे को जो भी स्कूल्स में सिखा रहे हो वो सब कुछ उसके लाइफ में मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट होना चाहिए। मीनिंगफुल मतलब उसके लाइफ में मीनिंगफुल हो, उसका कोई मतलब हो, और रिलेवेंट मतलब समय के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था बहुत सारी चीजें हैं अब के टाइम में रिलेवेंट है। वही चले जाते हैं आज 30 साल पहले। 30 साल पहले कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर नॉलेज, ये सब का कोई रेलेवेंस नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर आपको ये सब नहीं पता है तो फिर आप बैकवर्ड हो गए। इसका मतलब है आज बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, साइबर सेल के बारे में सिखाया जा रहा है, इंटरनेट के बारे में, एथिकल यूजेस के बारे में सिखाया जा रहा है, ठीक है। क्यों सिखाया जा रहा है? बिकॉज दे ऑल आर रेलेवेंट। एनवायरमेंटल एजुकेशन सिखाया जा रहा है, एथिक्स सिखाया जा रहा है, वैल्यू सिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दीज आर रेलेवेंट टू द टाइम। इसलिए जो भी सिखाया जाएगा एजुकेशन पॉलिसी वो सारी चीजें इंक्लूड करेगा जो बच्चों को अभी के टाइम में मतलब करंट टाइम में और फ्यूचर में मीनिंगफुल लगे और उसका रेलेवेंस हो। टू अपग्रेड एंड मॉडिफाई द टीचिंग लर्निंग करिकुलम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, यानी कि एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं रहेगा या फिर स्कूल के नहीं रहेगा, बल्कि ये स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि करिकुलम को मॉडिफाई करा जाएगा और टीचर्स के क्वालिफिकेशन को बढ़ाया जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, कोई भी मतलब टीचर ट्रेनिंग ले लेता है तो वो टीचर पक्का बन जाता है, लेकिन आजकल देखिए टीचर ट्रेनिंग लेना ही एक बड़ा सा चुनौती हो गया है। जैसे एनईपी 2020 में कहा गया है कि अगर आपको बीएड करना है तो आपको एनटीए द्वारा कंडक्टेड एक ऑल इंडिया एंट्रेंस देना पड़ेगा, जहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको बीएड में एडमिशन मिलेगा, सिर्फ एडमिशन मिलेगा। बीएड पढ़ने के बाद फिर आप सीटेट ओटेट जो भी आप देते हो वो देने के बाद फिर से एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में भी करिकुलम जैसा हमारा इंटरव्यू रहेगा, वहां पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप टीचर बनोगे। तो टीचर बनना उस टाइम में और आज के जमाने में कितना फर्क हो गया। तो इसलिए कहा गया कि जो टीचिंग लर्निंग करिकुलम होता है और ये जो क्वालिफिकेशन होता है ये सबको चेंज करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ये जो पॉलिसीज है ये कैसे हमारे नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी और हमारे देश का डेवलपमेंट या फिर विकास, इन दोनों का क्या लिंक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एक्ट एज अ वेपन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर हम आज देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखते हैं तो वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन नहीं होता तो सबके पास ये नॉलेज नहीं पहुंचता, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पहुंचता, सबके पास अपने राइट्स नहीं पहुंचते, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पहुंचते। सो एन एजुकेशनल पॉलिसी डेफिनेटली हैज अ वाइटल रोल इन अ नेशनल डेवलपमेंट। तो इसलिए एजुकेशन एजुकेशन कहां से बनता है? पॉलिसी से बनता है। पॉलिसी के अनुसार एजुकेशन बनता है और एजुकेशन से हमारा देश बनता है। तो इसलिए पॉलिसी हमारे देश को शेप करने में मदद करता है। सेकेंड इज changes in technology, labor market, agriculture, transport, environmental condition are all because of modern education system and its policies। हाँ, आप जो आज चेंज देख रहे हो वेदर इट इज इन टेक्नोलॉजी, लेबर मार्केट, लेबर मार्केट समझ रहे हो, यानी कि पहले हमें जो है बहुत सारी चीजें खुद से नहीं होते थे, यानी कि बहुत सारे चीजें जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से गाड़ी, फोर व्हीलर्स जो हम गाड़ी चलाते हैं, फोन यूज करते हैं, ये सब हम बाहर से और मतलब
इंपोर्ट करते थे, या तो हम बाहर से खरीदते थे, या तो वहां के टेक्नीशियंस को यहाँ पे बुला के वो करवाते थे। मतलब हमारे पास उतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे, उतने हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स नहीं थे, उतने ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स नहीं थे, उतने शेफ भी नहीं थे। लेकिन आज के जमाने में हम इतना बड़ा लेबर मार्केट क्रिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे होटल मैनेजमेंट में बड़े बड़े शेफ्स बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो कि दूसरे देशों में जाके भी सर्व करते हैं। तो हमारा लेबर मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ क्वालिफाइड लेबर्स और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड पर्सोनेल फॉर एवरी फील्ड। आपको पता है इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि प्राइमरी फील्ड, सेकेंडरी फील्ड एंड टर्शियरी फील्ड, ठीक है। तो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी हो, हर एक फील्ड में हमने एक्सपर्ट्स बना दिया है, लेबर मार्केट क्रिएट कर दिया है। नहीं तो उस जमाने में बस एक दो गिने चुने डॉक्टर्स होते थे, गिने चुने लॉयर्स होते थे, लेकिन आजकल देखिए हमारे पास इतने सारे क्वालिफाइड पर्सन है, दे आर लेबर मार्केट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर के फील्ड में भी देखिए, अब हम धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के द्वारा, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, अलग अलग चीजों से अभी डेवलप कर रहे हैं। वो सब किसके वजह से? एजुकेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा, अब देखिए बहुत स्टेट्स में मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है, अभी फ्लाइट्स बहुत सारे मतलब अरेंज हो चुके हैं, शिप्स हैं हमारे पास, अंडरग्राउंड मतलब मेट्रोज बन रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अंडर वाटर मेट्रो बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना बदलाव। एनवायरमेंटल कंडीशन में भी हम बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और ला रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन को हम समझ रहे हैं कि कितना बिगड़ रहा है। AQI जैसे हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये सारे इंडेक्स जो है ये बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वी हैव टू वर्क सिंसियरली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो हमें अभी रिस्पॉन्सिबली काम करना है। ये सब कुछ पॉलिसी के द्वारा हो पा रहा है, एजुकेशनल पॉलिसी हमें समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो आप लोग नेट एग्जामिनेशन दोगे, नेट एग्जाम में पेपर 1 में यूनिट 9 में क्या है? यूनिट 9 में है एनवायरमेंटल स्टडीज। पढ़ रहे हो ना आप लोग? तो एनवायरमेंटल स्टडीज आप क्यों पढ़ रहे हो? थिंक अबाउट इट, व्हाई यू आर स्टडीइंग एनवायरमेंटल एजुकेशन इन नेट? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे क्या हासिल हो जाएगा? इससे ये हासिल होगा कि थ्रू एजुकेशन, देखिए ये भी अगर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, या फिर रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, वो आपको कैसे पता चले? ओजोन लेयर क्या है, ये आपको तब तक नहीं पता चलता अगर ये पेपर 1 में नहीं होता। अगर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोगों को क्या ये सब पहले से मालूम था? आप कहोगे सर एक दो मालूम था, सब नहीं मालूम था। इवन आपको एसडीजीज एंड एमडीजीज भी, जो कि वेरी कॉमन है, वो हमें नहीं पता था, ठीक है। एसडीजीज एंड एमडीजीज हमें पूरा याद भी नहीं होता, लेकिन पेपर 1 में है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। वैसे एजुकेशन में ये सभी चीजें, नॉट ओनली, मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एजुकेशन हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूं। अगर शिक्षा व्यवस्था में स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन टर्शियरी लेवल, हर जगह पे अगर हम एनवायरमेंट के बारे में और एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में डिस्कस करें, तो फिर सोच के देखिए कि कितने लोग, मतलब कितने इंसान अवेयर हो जाएंगे अबाउट द एनवायरमेंट, हाउ वी आर डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, हाउ ह्यूमन एक्ट, हाउ ह्यूमन एक्ट डिग्रेड्स आवर एनवायरमेंट, मतलब हमसे कितना खतरा बन रहा है एनवायरमेंट में और उसको कैसे रोका जा सकता है। इजंट इट? आप लोग सोच के देखिए, ये तो मैं बोल रहा हूं, ये तो पढ़ाई में कहा जा रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर पेपर 1 में ना होता तो आप भी एनवायरमेंट के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, और एनवायरमेंट के लिए पढ़ रहे हो इसलिए आपके अंदर एक चीज आ रहा होगा जरूर कि अच्छा तो फिर एनवायरमेंट ऐसे बर्बाद हो रहा है तो हमें रोक लेना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सारे चीजें, इसमें भी परिवर्तन आ रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसीज। Next, the upliftment and modifications of the society is also done through education and its policy. तो समाज में भी जो भी परिवर्तन आ रहा है, जैसे सती प्रथा का उच्छेद हो गया, ट्रिपल तलाक भी उच्छेद हो गया, धीरे धीरे जो इक्वालिटी इक्विटी की बात हो रही थी, जो जेंडर पैरिटी और क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे है, अभी भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं सोसाइटी में जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिसीज। रेसिज्म देखिए, साउथ अफ्रीका में
क्या हुआ था, रेसिज्म। जैसे नेल्सन मंडेला पहले ऐसे कृष्णकाय बने जो कि पहले प्रेसिडेंट है वहां के, मतलब जो कि गोरे नहीं थे फिर भी वो बने, वो पहले, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है। सो एजुकेशन improves the capabilities of an individual and the capacity of institution and becomes a catalyst for the closely interrelated economical, social, cultural and demographical changes that become defined as national development। तो एजुकेशन करता क्या है, वो इंडिविजुअल को ग्रो कराता है, और इट बिकम्स अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो बदलाव लाते हैं, वो एजेंट बन जाता है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए। और ये सारे चेंजेस धीरे 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 क्या करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट लाएंगे। यानी कि एजुकेशन एक एक करके इकोनॉमिकल चेंज कराता है, सोशल चेंज कराता है, कल्चरल चेंजेस कराता है, डेमोग्राफिकल चेंजेस कराता है, और ये सारे चेंजेस मिल करके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल डेवलपमेंट। Policies in education help the system to be modified as demanded by the society for the national development as well as individual development। तो पॉलिसी एजुकेशन को सुधारता है और वो नेशनल डेवलपमेंट को और इंडिविजुअल डेवलपमेंट को सुधारता है। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब पॉलिसी कैसा बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोठारी कमीशन ने इस पे ज्यादा फोकस किया कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एज वन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, मतलब इंडिया में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम पॉलिसी में डालेंगे, पॉलिसी बनाते वक्त इस पे फोकस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, कल्चरल डिफरेंशिएशन। कल्चरल, देखिए इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो कल्चर तो बहुत प्रकार के हैं, तो कल्चर डिफरेंशिएशन को भी नजर नजर में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कल्चरल डिफरेंस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और अकाउंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम जो भी अभी कल्चरल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, सो इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने नेशनल करिकुलम बना दिया, नेशनल करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को फोकस किया, तो फिर जो सदर्न इंडिया है ना, उसको डिफरेंशिएशन कर दिया गया, तो फिर ये पॉलिसी एक इफेक्टिव पॉलिसी नहीं होगा, इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक। नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज। एक चीज होता है ना कि हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता, एट द सेम टाइम वी डू नॉट हैव एवरीथिंग। Education and training should take place in a specific physical space. Attention should be given to the availability of necessary facilities, distribution of facilities, use of available facilities with cost of capital। मैंने अभी क्या कहा, सभी स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगना, सभी स्कूल्स में 5-5 क्लासरूम होना, सभी स्कूल्स में 10-10 टीचर्स होना पॉसिबल नहीं होता है। कोई स्कूल में ज्यादा है, कोई स्कूल में कम है, किसी स्कूल में है ही नहीं। तो फिर फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है जितना है उतने में सबसे बेस्ट प्रोड्यूस करना, यानी कि टू मेक बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। कुछ भी नहीं है लेकिन उससे भी हम बेस्ट बना रहे हैं। एक गांव है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक गांव है जहां पे बच्चों लोगों को बैठने के लिए भी एक रूम नहीं है अच्छी तरीके से। एक रूम है लेकिन उतना बैठने लायक है नहीं, बारिश में बैठने लायक बनता नहीं है। फिर भी अगर उस स्कूल से कोई 95% रख के क्वालिफाई करता है और डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनता है, तो फिर उस स्कूल को अटेंशन दिया जाएगा, उस स्कूल को हैट्स ऑफ करा जाएगा, उसको अप्रिशिएट करा जाएगा। व्हाई? बिकॉज विथ सच अ मिजरेबल रिसोर्स दे हैव मेड इट पॉसिबल टू द 95%। यानी कि जो भी आज वो कर रहे हैं 95% उन्होंने अचीव कर लिया है, बिकॉज कि आज तक उनके पास रिसोर्सेस नहीं था, बट उनके पास जितना रिसोर्स था उसको उन्होंने यूटिलाइज करके बेस्ट बना करके दिखाया है। तो इसलिए फैसिलिटीज को कोशिश करा जाएगा कि नेसेसरी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जाए हर एक स्कूल्स, हर एक कॉलेजेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, कहीं पे ज्यादा कहीं के कम ऐसा ना करा जाए। यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटी, और जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कैसे वाइजली, इंटेलिजिबली आप यूज करोगे वो इंपॉर्टेंट होता है, वो पॉलिसी में रहेगा। नेशनल डेवलपमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पॉलिसी बनाते वक्त देखेंगे दैट इज नेशनल डेवलपमेंट, कि हमारे पॉलिसी से देश का विकास मतलब अगले 5 या फिर 10 साल में कैसा रहेगा वो देख के बनाना चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट नेशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये डेवलपमेंट और क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए पॉलिसी बनाते वक्त नेशनल डेवलपमेंट को हमें नजर में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी।
तो पॉलिसी कैसे बनाते हैं? फर्स्ट, पॉलिसी बनाने से पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यानी सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब कि अभी देखिए 2020 पॉलिसी बना, एनीवे 2020, उससे पहले कौन सा पॉलिसी था? 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। जब हम कोई भी नया पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जैसे 2015 में ये डिसाइड करा गया कि हमें एक नया पॉलिसी बनाना चाहिए, तो एक कमिटी को फॉर्मुलेट करा गया, एक कमिटी फॉर्मेशन करा गया, जिससे काम दिया गया कि यू हैव टू टेक और यू हैव टू सुपरवाइज और यू हैव टू सर्वे अबाउट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। यानी कि जो पहला पॉलिसी जो 1986 और 92 वाला पॉलिसी जो है, उसका क्या डीमेरिट है, कितना उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखा था कितना अचीव हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है, व्हाट आर द लैकुनास, व्हाट आर द लैग्स और व्हाट आर द गैप्स जो फुलफिल नहीं हो पाया है। जब उसको हमने एनालिसिस कर दिया क्या छूट गया है, उसको हम अभी नया पॉलिसी में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी काम करते हैं तो पॉलिसी में ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। उसी तरीके से आप अभी पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दो, मतलब ऑप्शन रखो, ठीक है। अगर पॉलिसी वन फिट नहीं हुआ तो पॉलिसी टू नहीं हुआ तो पॉलिसी थ्री, इस तरीके से। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन। अब हम एक एक करके टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये सही है कि नहीं, इवेल्युएट करते चलेंगे, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, उससे जो सही लगेगा वो वाला आप सिलेक्ट करोगे। वो कहां पे सिलेक्ट करोगे? स्टेप नंबर 4, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन। अब आप डिसाइड करोगे कि विच पॉलिसी टू अडॉप्ट। इवेल्युएट किया, पहले तो जनरेट किया ऑप्शन, उसके बाद क्या किया, ऑप्शन को टेस्ट किया, इवेल्युएट किया, और थर्ड में फाइनल किया कि कौन सा वाला पॉलिसी बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा वाला करेंगे, फॉर एग्जांपल बी वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे प्लान करना पड़ेगा कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। पॉलिसी बना तो दिया, इसको अब इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर क्या करेंगे, पॉलिसी, अब इंप्लीमेंटेशन हमने कर लिया, प्लान करके हमने इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट करने के बाद काम खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा जो पॉलिसी हमने बनाया है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। मतलब कि हमने एक अच्छा पॉलिसी बनाया है कि नहीं, कुछ इंपैक्ट आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए पॉलिसी इंपैक्ट एनालिसिस स्टेप 6 में करेंगे, इंपैक्ट देखेंगे पॉलिसी का। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। अब क्या करेंगे, इंपैक्ट देख लिया, अगर पॉजिटिव आया तो कुछ कोई ना कोई फीडबैक तो जरूर मिला होगा, उस फीडबैक को नोट करेंगे। अगर पॉलिसी अच्छा नहीं है, फेलियर हो रहा है, तो भी हम फीडबैक लेंगे और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होगा एक नया पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कौन? 1979। इन्होंने क्या कहा, देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। द स्टडी ऑफ, मतलब ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resource to produce various type of training, development of knowledge, skill, mind, character and so forth, especially by formal schooling over time, and distribute them now and in the future among various people and groups in society। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स एजुकेशन एक प्रकार का अध्ययन होता है जहां पे इंसान, मतलब मैन एंड सोसाइटी दोनों ही क्या चूज करते हैं, या तो विथ मनी और विदाउट मनी। कहीं कहीं पे पैसे, आजकल तो पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसे के भी होता है, जैसे एफर्ट होता है, टू एम्प्लॉय स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। मतलब रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है। मतलब इकोनॉमी क्या होता है, पैसा ही होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट होता है, रिसोर्सेस होता है, वो मनी या वो रिसोर्स को हम यूटिलाइज करके ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं, स्किल हासिल कर सकते हैं, माइंड, कैरेक्टर, ये सब हासिल कर सकते हैं बाय फॉर्मल स्कूलिंग, स्कूलिंग के थ्रू, ओवर द टाइम, मतलब टाइम के साथ, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम नाउ एंड इन फ्यूचर। अभी और फ्यूचर में उसको अप्लाई करेंगे फॉर वेरियस पीपल ग्रुप्स इन सोसाइटी, सोसाइटी में सभी के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट आता है कंपैरिजन, दोनों कंपैरिजन हम करेंगे, दो कंपैरिजन, जो कॉन्सेप्ट भी है और कंपैरिजन भी है। हमने कंपैरिजन फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपके सिलेबस में है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, सो बोथ आर रिलेटेड बट डिफरेंट। इसलिए मतलब क्वाइट रिलेटेड बट डिफरेंट, दोनों में कॉस्ट लागू होता है, इसलिए ये क्वाइट सिमिलर है।
बाकी सब कुछ डिफरेंस है। तो कंपैरिजन करेंगे तो बेस्ट समझ में आएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। तो ये क्या है? एक इवैल्यूएशन है, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन टेक्निक है दैट कंपेयर्स द कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन विद द बेनिफिट इनकर्ड। कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन मतलब आपने जो इंटरविन किया, आपने जो पढ़ाया, आपने जो काम किया, उसका कितना कॉस्ट बन रहा है, मतलब कितना पैसा बन रहा है, ठीक है। एंड बेनिफिट इनकर्ड, उससे कितना रिटर्न बेनिफिट हमें मिला, मतलब हमने कितना खर्चा किया और कितना हमें मिला। वेयर द बेनिफिट इज मेजर्ड बाय मॉनेटरी वैल्यूज, जहां पे हम पैसे से तोलते हैं कि बेनिफिट कितना हो। वैसे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में भी ये भी एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक है, जहां पे कॉस्ट पर कंसिक्वेंसेस ऑफ टू और मोर इंटरवेंशन, वही इंटरवेंशन का यहाँ पे पैसे में तोला जाता था, यहाँ पे कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या आया वो इंपॉर्टेंट होता है। वेयर कॉन्सिक्वेंसेस आर मेजर्ड बाय नेचुरल यूनिट्स। नेचुरल यूनिट जिसको कहते हैं वो पैसा नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, इंप्रूवमेंट होता है पर्सनालिटी में या तो एजुकेशन। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फोकसेस ऑन मॉनेटरी आउटकम, इट इज क्वांटिटेटिव। ये सिर्फ पैसे से तोलता है इसलिए ये क्वांटिटेटिव होता है, इसे नापा जा सकता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस नॉन मॉनेटरी होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिसको नापा नहीं जा सकता। नेट बेनिफिट यहाँ पे कैसे काउंट करा जाएगा? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट कितना हुआ, ठीक है, सपोज अभी 120 और कॉस्ट था मेरा 100, तो फिर कितना आ जाएगा नेट बेनिफिट? 20। उसी तरीके से ये कॉस्ट में नापा जाता है, पैसे में तोला जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में रेशियो होता है, कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन डिवाइडेड बाय इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन। कितना कॉस्ट लगा था और डिवाइडेड बाय उसका कितना इफेक्ट आया है, ठीक है। इट्स आउटकम कैन बी मेजर्ड, इसका जो आउटकम है कॉस्ट बेनिफिट का, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मेजर किया 20, ठीक है, ये मेजर किया, लेकिन इट्स आउटकम कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको कैसे मेजर कर सकते हो कि कितना डेवलप किया, कितना इंपैक्ट आया, कितना चेंज आया, वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड रिटर्न अप्रोच। ये रिटर्न अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसका रिटर्न हम मेजर करते हैं और रिटर्न चाहते हैं इससे, लेकिन इट इज नोन एज इम्पैक्ट अप्रोच। ये रिटर्न नहीं चाहता, ये चाहता है कि डेवलपमेंट हो, इम्पैक्ट हो, चेंज हो। अब दूसरा कंपैरिजन आता है, दो थ्योरी जो आपके सिलेबस में है, वो है सिग्नलिंग थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। सिग्नलिंग का मतलब होता है क्या? कि सिग्नल, ठीक है, कोई सिग्नल मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बस दो तीन चीजें कहता हूं, आप मुझे रिप्लाई जरूर करना कि क्या कहोगे आप। एक यहाँ पे पर्सन ए जा रहा है, यहाँ पे पर्सन बी जा रहा है, ठीक है। पर्सन ए कोट पैंट पहना है, ठीक है, कोट पहना है, उसके पास एक बीएमडब्ल्यू कार लेके आया है, ठीक है, उसके हाथ में एक बहुत ही अच्छा वॉच है, ठीक है, और उसके पास एक आईफोन है, ठीक है, और वो जब अंदर आता है तो वो बहुत ही मेंटेन्ड है, ठीक है, मेंटेन्ड है। यहाँ पे पर्सन बी है जो धोती पहन के आया है, जिसके पास एक छोटा सा कीपैड फोन है, ठीक है। तो मतलब साफ सुथरा नहीं दिख रहा है ये। अब बताइए कि पर्सन ए कौन है और पर्सन बी कौन है? जरूर बताइएगा, पर्सन ए आपको क्या लग रहा है, पर्सन ए क्या लग रहा है और पर्सन बी क्या लग रहा है, ठीक है। पर्सन ए और बी में क्या फर्क है? हाँ, ये साइकिल से आया है या फिर ऐसे ही आ रहा है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, उसके पास कोई कार वगैरह है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा? सिंपली आप दोनों को सामने से देख रहे हो, पर्सन ए को भी देख रहे हो और पर्सन बी को भी देख रहे हो, ठीक है। पर्सन ए आपको क्या लगेगा? पर्सन ए, पर्सन ए क्या है फिर? यस, यस ऑब्वियसली ही इज रिच, दिख रहा है, लग भी रहा है वो रिच है। और एडुकेटेड लग रहा है, यस एडुकेटेड, सिविलाइज्ड ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो पर्सन बी क्या लग रहा है? यस पुअर, नहीं, ठीक, पुअर लग रहा है, गरीब है। क्योंकि अभी तक मैंने उनसे बात नहीं किया है। पहली बात तो यह है, मैंने क्या कहा, मैं उससे कोई बात, हाँ अनएडुकेटेड भी लग रहा है, यस। तो उनसे कोई बात हुई है क्या मेरे, मतलब आपने पर्सन ए या फिर पर्सन बी के साथ कोई बातचीत हुई है? नहीं हुई है। इसका मतलब हमने सिर्फ अपीयरेंस से देखा, अपीयरेंस से हमने कहा कि पर्सन ए क्या है, पर्सन बी क्या है, विदाउट एनी कमेंट्स, विदाउट एनी इंटरेक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड देम एज रिच एंड पुअर। क्यों और कैसे? तो आप कहोगे सर उनके कार से, उनके मतलब बीएमडब्ल्यू कार से, और उनके पास जो फोन है, उनके पास जो कार है, और उनका जो कोट पैंट है, उनका जो आईफोन है, ये सब देख के बता दिया, और इनके इनके पास वैसा कुछ है नहीं इसलिए बता दिया। तो ये सब क्या है? मैं पूछूंगा अगेन, ये सब क्या है? दे आर ऑल सिग्नल्स।
ठीक है, मैं सिग्नल समझाने के लिए इतना कुछ किया। अब देखिए, जो मैंने समझाया ये बस एग्जाम्पल था, लेकिन सिग्नल थ्योरी क्या कह रहा है, देखिए, इट सेज दैट एजुकेशन रेजेस वेजेस सिंपली बिकॉज एजुकेशनल लेवल इज अ सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटी। जैसे मैंने कहा, एक गाड़ी, एक बंगला, एक अच्छा फोन, एक अच्छा कोट पैंट, जो भी आप ड्रेसेस कह लीजिए, वो एक सिग्नल होता है। वैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो अ सिग्नल टू द वर्कर्स एबिलिटी। जैसे कि वही काम, मतलब कि जो आईटीआई पढ़ के कोई इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल काम करता है, वही काम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी करता है, उसी काम को वो रिपेयर कराता है। लेकिन आईटीआई किया हुआ जो फिटर है, इलेक्ट्रिशियन को 10,000 रुपए मिलते हैं, वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को 1 लाख मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन। सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ सिग्नल। ये कह रहा है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज अ सिग्नल ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज वेल एज एबिलिटी। इट सेज एजुकेशन डज नॉट इंप्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी। ये स्टूडेंट का एबिलिटी नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका वेज बढ़ाता है, पैसा बढ़ाता है, इसका 10,000 और उसका 1 लाख। ठीक है, ये वेज बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? एजुकेशन। और एजुकेशन क्या है? बस एक सिग्नल है, बाकी कुछ है नहीं। एबिलिटी नहीं बढ़ा रहा, ये बस एक सिग्नल है। एजुकेशन इज अ मीडिएटिंग वेरिएबल, ये एक मीडिएटिंग वेरिएबल है। अब ह्यूमन कैपिटल में चले आते हैं। वही, ये जबकि कह रहा है कि ये सिर्फ वेज बढ़ाता है, इसका एबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए, डज नॉट इंप्रूव द एबिलिटी। एबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं बना दे रहा है, ये बस वही काम कर रहा है, वही रिपेयर कर रहा है, वही फ्यूज, वही काम, ये भी वही कर रहा है, लेकिन बस वेज का फर्क है, क्योंकि क्वालिफिकेशन का फर्क है। ह्यूमन कैपिटल में क्या रहा है, इट क्लेम्स दैट एजुकेशन रेजेस वेजेस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एनहांसेस लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल। ना कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल भी बदल देता है। क्योंकि आप जितने पढ़े लिखे होंगे, उतना आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपका सोच चेंज हो जाएगा, आपका मतलब सिविलाइजेशन ज्यादा चेंज हो जाएगा। यू विल बी अ सिविलाइज्ड पर्सन, इजंट इट? ह्यूमन कैपिटल और क्या कह रहा है, इट सेज एजुकेशन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट एबिलिटी व्हिच एनेबल हिम टू अर्न मोर विथ हिज एबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का नाम समझ रहे हो, ह्यूमन एज कैपिटल। कैपिटल मतलब जिससे पैसा बनता है, और ह्यूमन एज अ कैपिटल। ह्यूमन सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा सोने का खजाना ह्यूमन खुद है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि कहीं पे जाएंगे, ये मेरे लिए अगर बेच देंगे तो करोड़ों कमाएंगे, नहीं। इंसान का दिमाग और इंसान खुद बहुत ही बेशकीमती होता है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। और ये कह रहा है कि एजुकेशन ना कि सिर्फ उसका एबिलिटी बढ़ाता है, ना कि सिर्फ उसका वेज बढ़ाता है, बट ये उसको वो काबिलियत देता है, वो एजुकेशन उसको एक इंसान बनाता है। नहीं तो आज भी हम हंटर गैदरर्स होते हैं, ठीक है, चील कौवों को भी मार के खाते। एजुकेशन के वजह से हम आज रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं। एजुकेशन इज एन इंडिपेंडेंट एंड मेजर वेरिएबल विच एग्रीगेटली इंप्रूव्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एजुकेशन इंडिपेंडेंट है, और ये एक वेरिएबल है जो कि हमारे पर्सनैलिटी को चेंज करता है, ऑल टोटल पर्सनैलिटी, नॉट ओनली वेज। ठीक है, समझ आ रहा है कंपैरिजन? नेक्स्ट इज एजुकेशनल फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, देखिए, एजुकेशनल फाइनेंस मींस द फाइनेंसिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंसिंग मतलब उसे पैसे प्रोवाइड करना, ठीक है, फाइनेंस करना, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन को, वेदर इट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वेदर इट इज पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वी शुड प्रोवाइड फाइनेंस असिस्टेंस। थॉरो एंड केयरफुल एनालिसिस शुड बी डन व्हाइल एलोकेटिंग फंड टू डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको पता है, जब नैक का एक्रेडिटेशन होता है, वहां पे A++ से लेकर के C तक एक्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब बताइए, जिसको सी, या फिर मान लीजिए सिंपली बी ग्रेड मिला है और किसी को A++ मिला है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बी को जो पैसे मिलने वाले हैं वो बहुत कम पैसे मिलेंगे, A++ को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी फंडिंग बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा टू रन द इंस्टीट्यूशन। लेकिन इस बी वाले इंस्टीट्यूशन को उतना पैसा नहीं मिलेगा, बस ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसलिए उसे अच्छा पैसा मिल रहा है, और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इसलिए उसे अच्छा नहीं मिल रहा है। इसीलिए जब भी कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंस कर रहे हैं, पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वी शुड डू अ थॉरो एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को पहले एनालाइज करो, किस हद तक काम कर रहा है, फिर पैसा प्रोवाइड करो, नहीं तो ये पैसे ले जाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। All the finances invested in education are allocated in the budget and then it is disbursed to the different authorities. पहले तो फाइनेंस में ये कहा जा रहा है कि
हमें पहले तो बजट बनाना चाहिए, ठीक है। आपका एनुअल बजट बनाया जाता है कि कितना पैसा खर्च होने वाला है। उसके बाद उसको जो एनालिसिस के बाद एनालिसिस कर दिया गया, किस इंस्टीट्यूशन को कितना ग्रेड दे दिया गया, कौन ए प्लस प्लस है, कोई ए प्लस है, कोई सिर्फ ए है, तो सभी का ऐसा है। फिर जाकर के जो बनेगा फाइनल लिस्ट बनेगा। फाइनल लिस्ट के बाद अब सारे अथॉरिटीज को पैसे डिसबर्स कर दोगे। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेस ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस सच एज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेस है, डायरेक्ट पैसा मिलता है, इनडायरेक्ट भी मिलता है। डायरेक्ट सोर्सेस जहाँ पे एजुकेशनल फंड, ग्रांट, एड, ठीक है, जो कि जैसे कि यूनिवर्सिटी पैसा देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स देता है, या फिर हायर एजुकेशन फंडिंग मिलता है, ठीक है, ऐसे। इनडायरेक्ट सोर्स क्या होता है? डोनेशन, जैसे कि अलुमनस होते हैं जो कि बड़े बड़े, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज, ठीक है, जब आप एक बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाओगे तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन को कोई ना कोई चीज डोनेट करोगे। वैसे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि टाटा, बिरलास, वैसे बैंक्स होते हैं जो कि बहुत कुछ डोनेट करते हैं, लोन्स होते हैं, एंड अदर्स, दे आर इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। एजुकेशनल फाइनेंस एट माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे फाइनेंस कौन करता है, यानी ग्राउंड लेवल पर फाइनेंस कौन करता है? एट द ग्रास रूट लेवल विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल और क्लाइंट डायरेक्टली। ग्रास रूट लेवल पे क्या है? इंडिविजुअल, यानी कि जो पढ़ रहा है उसको पैसे कौन देता है, उसको पैसे कैसे मिलते हैं। इट हेल्प्स इन रीचिंग टू द बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन टू फाइनेंस द रूट लेवल। और यहाँ पे रूट लेवल मतलब बच्चों के लिए होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसिंग ऑफ स्कूल इन अ विलेज। स्कूल को पैसे कौन देता है? बचपन में आपने सुना होगा, गांव में क्या होता था पहले, गवर्नमेंट सारे स्कूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसलिए गांव में गांव वाले ही गांव को चलाते थे, यानी कि गांव के स्कूल को चलाते थे। वहां पे वो एक टीचर को अपॉइंट करते थे और अपने से पैसा कलेक्ट करके उसको सैलरी देते थे। तो वो क्या हो गया? माइक्रो लेवल, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब हम चलेंगे मैक्रो लेवल पर, यानी बड़े लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। डील्स विद ओवरऑल इकोनॉमी एट द लार्जर लेवल। इट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग पॉलिसी एंड फंडिंग टू द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए, बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, वहां पे फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा आता है। मेन एम ऑफ मैक्रो फाइनेंस इज टू हेल्प एन इकोनॉमी टू ग्रो एंड टू जनरेट एम्प्लॉयबिलिटी। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं इससे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, बच्चे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड हो जाएं, और उनका जो टैक्स होगा वो इनडायरेक्टली इंस्टीट्यूशन तक आएगा। एग्जाम्पल है फाइनेंसिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट नेशनल लेवल, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूअस फाइनेंस एट मैक्रो लेवल। नेक्स्ट आते हैं बजटिंग। व्हाट इज बजट? सो द वर्ड बजट केम फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बुगेट। बुगेट का मतलब होता है लिटिल बैग, एक छोटा सा बैग। इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इनकम और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा इनकम होने वाला है, रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है, और उससे खर्चा कितना होने वाला है, जब इसका एक अनुमान लगाया जाता है उसको बजट कहा जाता है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रिपेयर्स अ बजट फॉर द एंटिसिपेटिंग रेवेन्यू एंड फॉर द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक इंस्टीट्यूशन में एक साल में कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, ये सबका कैलकुलेशन लगाया जाता है, और इसी कैलकुलेशन को हम, या फिर इसी एस्टिमेशन को हम बजट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बजट करने से क्या होगा? बजट करने से वेस्ट कम होगा, वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा। मतलब ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर खर्चा करेंगे तो वेस्ट होगा, तो बजट से वेस्ट नहीं होगा। टू कंट्रोल कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट इफेक्टिव हम बन सकते हैं, हम कम पैसे खर्च करके ज्यादा इफेक्ट हम बना सकते हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना अवेलेबल रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। टू अचीव डिजायर्ड गोल विद अ फ्रेंडली बजट, कम पैसे में हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। टू इंप्रूव सिस्टम ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रॉपर एलोकेशन, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं विद प्रॉपर एलोकेशन, जिसको जितना मिलना चाहिए वो हम दे सकते हैं। फाइनली हम चलेंगे रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। देखिए पॉलिटिक्स क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम वो पॉलिटिक्स नहीं सोचेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब है जो पॉलिसी बना रहे हैं वहां पे कोई सरकार तो जरूर है जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सरकार नहीं है तो फिर राजा महाराजा वाला जो सिस्टम था वहां पे कोई ना कोई तो पैट्रोनेज देता था एजुकेशन को। एजुकेशन चलाने के लिए कोई होता था, पॉलिसी बनाने के लिए कोई होता था, रेगुलेट करने के लिए कोई होता था। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो मतलब एजुकेशन को चलाते हैं, और जो पॉलिसी और जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एजुकेशन चलता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज डेमोक्रेसी इटसेल्फ। तो हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी जितना पुराना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल सिस्टम इज टेकन एज अ गिवन एंड एजुकेशन कॉन्सेप्चुअलाइज एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेबिलिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन। पॉलिटिक्स को भी, यानी पॉलिटिकल इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए
तो एजुकेशन पॉलिटिक्स को भी शेप करता है, पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है, सोसाइटी को भी इंटीग्रेट करता है। क्यों? क्योंकि बचपन से जो चीजें आप पढ़ते हो वही आपके आदर्श बन जाते हैं, और वही आदर्श लेके कोई जब रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ही और शी ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकेलिटी, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑफ द नेशन एज वेल। द एजुकेशन सिस्टम नीड्स द सपोर्ट एंड पैटर्नेज ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में है वही बनाएंगे ना एजुकेशन। तो एजुकेशन सिस्टम को किसकी जरूरत है, किसकी सपोर्ट की जरूरत है? करंट पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी। नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन सर्वाइव विदाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। अगर जो गवर्नमेंट जो पावर में है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा तो एजुकेशन बंद हो जाएगा। तो एजुकेशन नीड्स द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। इन रिटर्न गवर्नमेंट को एजुकेशन क्या देता है? एजुकेशन क्रिएट्स इंडिविजुअल विथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हु लेटर बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं जो कल को जाकर के लीडर्स बनाते हैं, और वही लीडर्स जाके देश बनाते हैं। दे ऑल्सो फॉलो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लाइक डेमोक्रेसी इन द स्कूल। ये स्कूल में भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि मॉक पार्लियामेंट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। सो फर्स्ट, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू एन एनवायरमेंट और सराउंडिंग वेयर एवरीवन इज फ्री एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लिबरल मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा जहां पे, ठीक है। सिमिलरली इन एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन मींस एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड प्रिपेयर देम टू डील विद कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड चेंज। मतलब हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ही एम्पावर कर देंगे, जबकि वो खुद अपने कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी और चेंज को के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, वो अपना काम खुद करेंगे। लिबरल है ना, बहुत फ्रीडम उनको मिल रहा है। हियर लर्नर इज गिवन फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चूजिंग हिज और हर काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको यहाँ पे फ्रीडम दे दिया गया, आप अपने तरीके से अपना एनवायरनमेंट चूज करते हो, अपना एजुकेशन चूज करते हो। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव। लिबरल का उल्टा क्या हो गया? कंजर्वेटिव, पुराना सिस्टम, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड वाला। कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी प्रमोटिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एक चीज अच्छा है यहाँ पे, वो अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को नहीं छोड़ते हैं, उसी को पकड़ के बैठते हैं। दे ऑलवेज फॉलो द ओल्ड प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशन सिस्टम। चाहे कितना भी नया चीज क्यों ना आ जाए, वो अपने पुराने प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते हैं। दे बिलीव दैट नो इंडिविजुअल इज परफेक्ट एंड पास्ट इज द बेसिस ऑफ आवर सोशल सेंसिटिविटी एज वेल एज ह्यूमन रिलेशन। पास्ट में जो हो चुका है वो हमारा फाउंडेशन है, उसी पे हमें आगे बढ़ना है। It believes that education should always preserve culture, value, system, faith, language. Education हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे सिस्टम, हमारे विश्वास, हमारे भाषा, ये सबको प्रिजर्व करना चाहिए। They believe that old is good. अब आते हैं हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ये कंटेम्पररी है, यानी ये समय के साथ चेंज होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ लिबरल एज वेल एज कंजर्वेटिव। लिबरल तो पुराना हो गया, मतलब फ्रीडम हो गया, कंजर्वेटिव मतलब पुराना हो गया। लेकिन while other give more emphasis on practical aspect, critical perspective give more emphasis on theory। बाकी सब प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये थ्योरी पे फोकस कर रहा है। गिव मोर emphasis on importance of social context in moral choices that people make। सोशल कंटेक्स्ट मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कहा था, रेड जब मतलब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है तो आप रुक जाते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई मरीज है जो कि इमरजेंसी में उसका एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस लेके आप जा रहे हो, उस टाइम में क्या आप रेड लाइट को मानते हो? क्या नहीं मानते हो? बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। इसलिए कह रहा है कि सोशल कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम चॉइस लेते हैं, यानी कि लोगों का ऑप्शन चूज करना, लोगों का कोई काम करना, लोग जो सिलेक्ट करते हैं, जो कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन के हिसाब से अगर वो उसने सही डिसीजन लिया है तो डिसीजन कैसा भी हो वो सही होगा। सो इट बेसिकली प्रेफर्स थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। ये थ्योरी ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। हम अभी चलेंगे अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। अब तीन प्रकार के, मतलब बेसिकली बिहेवियरिज्म में कहा जा रहा है, ग्राहम वॉलस एंड आर्थर बेंटली वेर द फाउंडर्स। बिहेवियरिज्म कैसे पॉलिटिक्स को समझता है? It rose partly as a reaction against traditional approach of political inquiry and partly as a result of the quest in search for a more scientific method of acquiring empiric knowledge during political analysis। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अगेंस्ट में है बिहेवियरिज्म, ठीक है। मतलब पुराने अप्रोचेस को ये रिजेक्ट करता है और ये कहता है साइंटिफिक मेथड पे जाने के लिए, ठीक है, यानी कि नॉट ट्रेडिशनल बट साइंटिफिक। इट बिलीव्स इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। डेफिनेटली बिहेवियरिज्म कहता है हमेशा कि जो ऑब्जर्व करा जा सकता है, जो बाहर देख सकते हो, इट इज नोन एज एम्पिरिकल अप्रोच। इट कैन ऑल्सो बीइंग ब्रॉडली डिवाइडेड एज, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, प्योर बिहेवियरिज्म एंड अप्लाइड बिहेवियरिज्म। प्योर क्या कर रहा है? इट एम्स एट कंट्रीब्यूटिंग टू थ्योरी
and techniques of discipline and remain ready to study any problem. ये कह रहा है कि हमें थ्योरी के लिए कंट्रीब्यूट करना है और डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। इट पर्पस टू प्योर रिसर्च, देखिए जो थ्योरी डेवलप करते हैं वो क्या होता है, प्योर रिसर्च होता है। और नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सीकिंग जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल जजमेंट, यहाँ पे नॉलेज के लिए करा जाता है और यहाँ पे जनरलाइजेशन होता है, ये प्योर बिहेवियरिज्म। अप्लाइड बिहेवियरिज्म में क्या होता है, दे टेक अप प्रॉब्लम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड कोलैबोरेट विद सेवरल डिसिप्लिन्स टू सॉल्व देम। ये क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेगा, ठीक है, उसका फिर कॉन्सिक्वेंसेस निकालता है। यानी कि आप जिस प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन अप्लाई करोगे और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, यानी कि प्रॉब्लम, देन उसका रेमेडी, देन उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आया, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिस्टम एनालिसिस के फादर है डेविड ईस्टन, ठीक है। He said that political system is an interaction in any society through which authoritative and binding allocation of values are made. Political system एक interaction है किसका, सोसाइटी का, जिससे ऑथोरिटेटिव एंड बाइंडिंग एलोकेशन होता है, ठीक है। यानी कि ऑथोरिटेटिव मतलब जो अथॉरिटी होता है और बाइंडिंग एलोकेशन मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं। इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, इंटरैक्शन होता है जहां पे वैल्यूज बनते हैं। It is the study of a set of interrelated variable as distinguished from the environment of the set and of ways in which this set is maintained under the impact of environmental disturbances. मतलब कि मैं इसको सिंपल कर देता हूं कि जैसे आपने, मैंने क्या पढ़ाया था सिस्टम अप्रोच में, कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे ये एक सिस्टम है, ये इंटरकनेक्टेड है। किसी एक में अगर कोई खराबी आती है तो दूसरा भी डिफेक्टिव बन जाता है। वैसे ही ये जो पॉलिटिक्स है या फिर ये जो सिस्टम है, ये एक इंटरकनेक्टेड सेट है, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव आता है तो वो दूसरे को इंपैक्ट करता है या डिस्टर्ब करता है। They have seen system as a set of interaction, interrelation, patterned behavior among the individual and institution, a set of structure performing their respective function, and one that seek to achieve certain goal and attempt to maintain its attitude. यानी कि अगेन वही बात, इंटरक्शन, इंटरकनेक्शन, पैटर्न बिहेवियर, ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उस हिसाब से वो काम कर रहा है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल के लिए ये काम कर रहा है, और इसके थ्रू हम कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आता है थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। रैशनल चॉइस क्या होता है, आपको तो पता है, रैशनैलिटी मतलब डिसीजन मेकिंग, ठीक है। रैशनल चॉइस थ्योरी वाज ओनली पॉपुलराइज्ड इन 1992 बाय अ नोबेल मेमोरियल प्राइज लॉरेट इन इकोनॉमिक्स साइंस बाय गैरी बेकर। गैरी बेकर को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, who was one of the first to apply rational actor model more widely. It is defined as, ये rational choice का मतलब होता है, an individual acts as if balancing cost against benefit to arrive at action that maximizes personal advantage. मतलब कि जैसे आपके पास 50 रुपए है तो 50 रुपए को आप कितना इंटेलिजेंटली यूज करोगे फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट, यही होता है रैशनल चॉइस। मतलब उस 50 रुपए को कैसे वेस्ट ना करके किस किस जगह पे मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करूं तो ये मेरा पैसा जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दे सकता है, वो आप सोचते हो, दैट इज रैशनल चॉइस। इट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल रिलाई ऑन रैशनल कैलकुलेशन टू अचीव आउटकम दैट आर इन लाइन विद देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आप अपना कैलकुलेशन खुद का करते हो, रैशनल कैलकुलेशन, कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, सो दैट यू कैन अचीव सम ऑफ द गोल्स। दिस डिसीजन गिव पीपल द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, ये आपको बेनिफिट देता है। इट इज नोन एज रैशनल एक्शन थ्योरी। स्टेप क्या है, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, देन वेइंग द क्राइटेरिया मतलब नापेंगे, जनरेशन ऑफ वैलिड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को जनरेट करोगे, फिर रेटिंग ईच अल्टरनेटिव अंडर ईच क्राइटेरियन, लास्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ ऑप्टिमल डिसीजन। एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इससे एजुकेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं। The notion of political development is assessed at the individual level by education where they express their need and desire। यानी कि जो political development क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर इसके कैलकुलेट करा जाता है, वो भी एजुकेशन के द्वारा, जहां पे नीड और डिजायर्स को हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो देखा जाता है। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एजुकेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में गांधी जी, नेहरू जी बहुत सारे किताबों को और चिट्ठी लिख करके ही, मतलब एजुकेशन के थ्रू बहुत लोगों को मोटिवेट किया था। Next, so we can conclude that education always helps country in ruling well as a controlling with politics. So education always plays an important role in politics. Education and socialization ये add किया गया है बस,
सोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार आपको क्या बिहेव करना है वो सिखाने को सोशलाइजेशन कहा जाता है। एनकल्चरेशन वो प्रोसेस होता है जहां पे आप अपने कल्चर, इन अ स्पेसिफिक कल्चर, अपने कल्चर को सीखते हो। कल्चरेशन रेफर्स टू अडेप्टिंग टू अ न्यू कल्चर अदर देन योर ओन कल्चर, कोई दूसरा कल्चर सीख रहे हो। मेन इनिशिएटर और फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन होते हैं? फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, ये सोशलाइजेशन फैक्टर हैं। थ्रू एजुकेशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एज वेल एज व्यूज ऑफ द जनरेशन कैन बी चेंज्ड। कोई भी चेंज लाना हो वो एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, सो एजुकेशन इज अ वाइटल। ठीक है, एमसीक्यू पर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिसी रेफर्स टू, पॉलिसी क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, अ डेलिबरेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल टू अचीव रैशनल आउटकम्स, अ बाउंड सिस्टम ऑफ थॉट्स टू गाइड एन इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आंसर कीजिए इसका। वेरी गुड दीपक, मोनाली, रिंकी, गायत्री, सोनाली, तपस्विनी, वेरी गुड। सभी का आंसर डी आ चुका है, बट आंसर इज बी। देखिए चलिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए पॉलिसी का क्या मतलब है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स। ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, अच्छे से समझिएगा। इंस्ट्रक्शन मतलब वहां पे जाओ, यहाँ पे आओ, ठीक है। बाउंडेड सिस्टम ऑफ थॉट, यहाँ पे एक चीज तो करके खत्म ही कर दिया। बाउंडेड सिस्टम, ये एक बाउंडेड सिस्टम होता ही नहीं है। सिस्टम ऑफ थॉट्स, अगेन थॉट्स, ये थॉट थोड़ी है, ये एक प्रिंसिपल है। मैंने क्या बताया था? इट इज अ प्रिंसिपल, नॉट एन इंस्ट्रक्शन, नॉट ए थॉट। थॉट मतलब आपका सोच, आप क्या सोच रहे हो, दैट इज थॉट। लेकिन प्रिंसिपल कभी सोचता नहीं है ना, मतलब वो सोच तो नहीं है ना, ठीक है। सो द आंसर वुड बी डेलिबरेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। मैंने बार बार कहा था ये प्रिंसिपल है टू अचीव रैशनल आउटकम्स। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। बट मैंने कहा था, पहले ही कहा था कि ये नेट क्वेश्चन उतना इजी नहीं होता जैसे पीजीटी जैसा, सीपीटी जैसा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। ओके, समझ आ गया? एक बार यस लिख दीजिए। ये प्रिंसिपल है, ना ही थॉट है, ना ही इंस्ट्रक्शन, इसलिए हर एक चीज को ना बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, ये इंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं है। बाउंडेड सिस्टम ऑफ थॉट, ये है क्या? नहीं है। ऑब्वियसली इट इज गाइडिंग एन इंस्टीट्यूशन, बट बाउंडेड सिस्टम ऑफ थॉट नहीं होता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन? ठीक है, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बाद क्या करा जाएगा? evaluating policy option, making policy decision, planning for policy implementation, generating policy option। देखते हैं इस बार जो आंसर आए हैं वो सही है कि गलत। रिंकी, तपस्विनी, दीपक, मोनाली, गायत्री, सुचिस्मिता, सोनाली, यस दिस टाइम इट इज करेक्ट। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, क्योंकि सिचुएशन देखने के बाद आप पॉलिसी जनरेट करते हो, फिर उसे इवेल्युएट करते हो, फिर उसे फाइनलाइज करते हो, फिर इंप्लीमेंट करते हो, फिर इंपैक्ट देखते हो, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर थ्री, What is or are the aims of educational policy formulation? हम क्यों करते हैं, इसका एम क्या है? First is to find out sufficient place to meet current and future parental demand for education. Next, to offer the relevant learning experience in all schools which will benefit all students. To modify the teaching learning curriculum and qualification of teachers, all of the above. बताइए कौन सा होगा? ओके, बबीता, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन देखते ही जल्दी जल्दी आपके माइंड में, पढ़ते ही कीवर्ड आ जाए। नो डाउट कि आप अच्छे से पढ़ोगे ऑप्शन, लेकिन उसमें भी टाइमिंग का भी तो एक है ना, बैरियर है, तो टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही आंसर किए हैं। ओके, बबीता, सुचिस्मिता, मोनाली, खारबेड़ा, सुचित्रा, रिंकी, प्रियंका, तपस्विनी, दीपक। ओके, चेक योर आंसर अगेन दीपक। बाकी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी हम बाकी सारे रीजन के लिए करते हैं जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं, पढ़ लीजिएगा आराम से।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी? इसमें से कौन सा एक डिटर्मिनेंट नहीं है जब हम एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कल्चरल डिफरेंशिएशन, नेशनल डेवलपमेंट। बताइए आंसर क्या होगा? वेरी गुड मोनाली। बबीता, चेक योर आंसर। वेरी गुड तपस्विनी, रिंकी, सोनाली, खारबेड़, गायत्री, सुचित्रा, दीपक। वेरी गुड। अब सही आंसर है सबका, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। वेरी गुड प्रियंका। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कहाँ फोकस क्यों करेंगे हम? ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी न्यूमरस। ठीक है, तो इट शुड नॉट बी अ डिटर्मिनेंट। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देख के, कल्चर को देख के, नेशनल डेवलपमेंट को देख के हम पॉलिसी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एनईपी 2020 इज विच काइंड ऑफ पॉलिसी? ये किस प्रकार का पॉलिसी है? इशू स्पेसिफिक पॉलिसी, लार्ज स्केल पॉलिसी, मल्टी प्रोग्राम पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए देखते हैं। मोनाली, दीपक, सुचित्रा, बबीता, सोनाली, तपस्विनी, सुचिस्मिता, गायत्री, रिंकी। बिल्कुल गलत आंसर सबका, बी इज द करेक्ट आंसर। लार्ज स्केल ये पॉलिसी है। ठीक है, इश्यू स्पेसिफिक होता अगर सिर्फ और सिर्फ जेंडर पे काम करता या फिर इसी सी के काम करता, वो नहीं होगा इश्यू स्पेसिफिक। मल्टी प्रोग्राम मतलब कुछ तीन चार प्रोग्राम को मिला के कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री। ठीक है, या फिर एलिमेंट्री, सेकेंडरी, वोकेशनल। ठीक है, ये होता है लार्ज स्केल। इसलिए है एनईपी 2020 इज अप्लाइड टू द लार्ज स्केल ऑफ द नेशन। ठीक है, पूरे देश पे ये लागू करा जाएगा, इसलिए ये लार्ज स्केल होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, हु आर द स्टेक होल्डर्स फॉर डेवलपिंग अ पॉलिसी फॉर स्कूल करिकुलम? कौन है स्टेक होल्डर्स जो कि स्कूल करिकुलम बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए मदद करते हैं? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कम करिकुलर डेवलपर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, सोसाइटी मेंबर्स, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आंसर करिए। स्कूल करिकुलम बनाने के लिए कौन रहेंगे स्टेक होल्डर्स? ओके, गायत्री, सोनाली, सुचित्रा, तपस्विनी, दीपक, खरबेड़, रिंकी। फिर भी गलत आंसर सभी का। डी इज द करेक्ट आंसर। जब हम, यस बबीता, वेरी गुड। तो जब हम स्कूल करिकुलम बनाते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो रहेंगे, करिकुलम डेवलपर भी रहेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, स्कूल करिकुलम बनाते वक्त सब्जेक्ट टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, सोसाइटी मेंबर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी। स्टेक होल्डर का मतलब क्या समझते हो आप लोग? वो जाके खुद थोड़ी बनाएंगे करिकुलम, नहीं। स्टेक होल्डर मतलब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, किन से डेटा लिया जाएगा, हु विल प्ले एटलीस्ट अ सिंगल पार्ट। ठीक है, जो कि उसमें 1% का भी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाएगा। ठीक है, और स्टेक होल्डर सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, जब करिकुलम बनेगा तो उनसे स्टेक होल्डर अफेक्ट भी होंगे, क्योंकि पॉलिसी बनेगा तो सब्जेक्ट टीचर उसको पढ़ाएंगे, सोसाइटी मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। इजंट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी इज नोन एज? ऐसे बिहेव करना जैसे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, उसको क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन, एनकल्चरेशन, एक्लचरेशन, सोशलाइजेशन। वेरी गुड गायत्री। ओके, दीपक, सुचिस्मिता, मोनाली, खरबेड़, तपस्विनी, सोनाली, बबीता, सुचित्रा। वेरी गुड। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सोशलाइजेशन। ठीक है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस? डेविड ईस्टन, रॉबर्ट स्टेक, माइकल स्पेंस, अल्बर्ट बंदूरा। वेरी गुड, खरबेड़, सुचिस्मिता, मोनाली। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। सोनाली, तपस्विनी, रिंकी, बबीता, गायत्री, सुचित्रा। वेरी गुड, डेविड ईस्टन इज द राइट आंसर। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, लेकिन जो सोचने वाला है वो सोचते ही नहीं हो, गलत कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 9, विच पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स बिलीव्स इन द नोशन ओल्ड इज गोल्ड? कौन बिलीव करता है ओल्ड इज गोल्ड? लिबरल, कंजर्वेटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? वेरी गुड, तपस्विनी, गायत्री, मोनाली, खारबेड़, बबीता, सुचिस्मिता, सोनाली। वेरी गुड, सुचित्रा, प्रियंका। वेरी गुड, रिंकी, दीपक। रिंकी, चेक योर आंसर। दीपक, वेरी गुड। तो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव जो होते हैं वो ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑप्शन में नहीं आएगा। रिंकी, चेक योर आंसर अगेन। एन एक्ट ऑफ balancing cost against benefit to arrive at action that maximizes personal advantage is known as rational choice theory, human capital theory, system analysis theory, behavioralism theory। अभी रिसेंटली पढ़ा है मैंने, फटाफट से बता दीजिए। वेरी गुड मोनाली, वेरी गुड तपस्विनी, गायत्री,
रिंकी, खारबेड़, सुचित्रा, वेरी गुड। सो ए इज द करेक्ट आंसर, रैशनल चॉइस थ्योरी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क नाउ।